आईपीसी की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो प्राचीन भारत का है और प्राचीन भारतीय इतिहास और प्राचीन भारतीय इतिहास की एक रूपरेखा। इस चर्चा के पहले इसका एक पहला खंड था और यह इस परिचर्चा का दूसरा खंड है। तो विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो पहले खंड को भी देखें ताकि एक निरंतरता बनी रहे, क्योंकि कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा हम लोग पहले खंड में कर चुके हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की रूपरेखा का जो एक बड़ा पिक्चर आप कह सकते हैं, जिन बिंदुओं पर हमने डिस्कशन करने की कोशिश की है, जिसके 3 पॉइंट्स पिछले चर्चा में इसका कवरेज हो चुका है। इतिहास की समझ, परिकल्पना और लेखन, कालखंडों में विभाजन जिसे हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के तौर पर समझते हैं, और स्रोत मूलतः साहित्यिक और पुरातात्विक, इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। और इस सेशन में हम लोग बाकी 3 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। उपमहाद्वीप का भूगोल, यानी भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल। आशय यह है कि हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास में केवल हम मानवीय गतिविधियों के आधार पर चीजों का आकलन नहीं करते। उन गतिविधियों के पीछे अगर इन्फ्लुएंस के तौर पर भूगोल भी काम कर रहा है, या जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, जो भौतिक संसाधन हैं, उसका भी हाथ होता है, तो हम उसका भी आकलन करेंगे। और उसका आकलन करना खास कर प्राचीन भारतीय इतिहास की समझ बनाने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। वैसे ही सांस्कृतिक एकरूपता और क्षेत्र, क्यों जब आज हम कह देते हैं कि ये भारत का इतिहास, निश्चित रूप से आज का भारत की एक चौहद्दी है और उसी सीमा के अंदर की गतिविधियों का हम आकलन करते हैं। परंतु भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है कि एक जो भूखंड है जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, जिसमें आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल वगैरह, अफगानिस्तान वगैरह सम्मिलित है, तो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअलिटी रही है इस भूखंड की, और कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक एकरूपता हमें देखने को मिलता है। और वही नहीं, इस बड़े भूखंड में जिसे हम उपमहाद्वीप की संज्ञा भी देते हैं, उसमें कई छोटे छोटे क्षेत्र हैं जिसकी अलग पहचान है, जिसकी अलग पहचान वो आज के कारण नहीं है कि आज एक विशेष प्रदेश के तौर पर या राज्य के तौर पर वो अवस्थित है, बल्कि उस इलाके की पहचान काफी पुरानी है उस रूप में। तो वो कैसे हुआ, वो किस समय हुआ, इसकी जानकारी हमें होना चाहिए अगर प्राचीन भारतीय इतिहास की एक अच्छी समझ हम रखना चाहते हैं। तो इन चीजों के ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। और वैसे ही जो लास्ट बिंदु है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है निरंतरता और परिवर्तन का मसला, और प्राचीन भारतीय इतिहास में जो कुछ विवाद के मसले हैं उसके ऊपर। निरंतरता और परिवर्तन तो इतिहास में आप हमेशा देखेंगे, और किसी भी इतिहास के अध्ययन में अगर आप केवल निरंतरता के ऊपर ध्यान देते हैं और परिवर्तन की बात नहीं करते हैं तो बात बनती नहीं, क्योंकि इतिहास की परिकल्पना परिवर्तन के अभाव में हो ही नहीं सकती। अगर बीता हुआ कल और आज जो गुजर रहा है उसमें कोई अंतर ही नहीं हो, सभी चीजें समान हो, तो हमें आज का बोध ही नहीं होगा कि आज कल से अलग है। तो परिवर्तन तो इतिहास में अंतर्निहित है। तो किसी भी कालखंड को देखें या किसी भी प्रक्रिया को देखें तो उसमें जो ऐतिहासिक तरीके से, या जिसे हम कहते हैं कि अगर उसका ऐतिहासिक आकलन करें
तो निरंतरता और परिवर्तन दोनों के ऊपर ध्यान होना चाहिए, यानी कॉन्टिन्यूटी और चेंज दोनों के ऊपर ध्यान होना चाहिए। अब अलग अलग बिंदुओं के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। अगर पहला जो मसला था उपमहाद्वीप का भूगोल, भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल अगर देखें तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं भारत के मैप को, फिजिकल मैप को। लगभग उत्तर का सारा हिस्सा बिल्कुल पूर्वोत्तर इलाके तक हिमालय से घिरा है और काफ़ी ऊंची पर्वत श्रृंखला रही है। और चूंकि काफ़ी ऊंची पर्वत श्रृंखला रही है तो भूगोल ने ही इस इलाके को बाकी जो एशियाई इलाका है उससे कुछ अलग बनाए। यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में अवस्थित है उसमें दर्रे नहीं हैं, उसमें पासेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो मनुष्य का आवागमन इतिहास में संभव हो नहीं पाया बहुत ज़्यादा। और इसके कारण एक इंडिविजुअलिटी भारतीय उपमहाद्वीप की रही। इसके कारण हम सभी जानते हैं कि मॉनसून जैसी जो क्लाइमेटिक फीचर है वो भी हिमालय के अभाव में संभव नहीं था। तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून इंडियन ओशन में बनता है और वो जब उत्तर की दिशा में बढ़ता है तो हिमालय से टकराकर फिर वो गंगावर्ती इलाकों में बारिश दे पाता है और वो पश्चिम की दिशा में अग्रसर होता है और लगभग जो पाकिस्तान का इलाका है वहाँ आते आते मॉनसून काफ़ी वीक हो जाता है, यानी उसकी जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी वीक हो जाती है। और हम सभी जानते हैं कि इसका असर क्या है भारत के रहन सहन पर। तो अगर हम आज भी कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है तो ये जो इरिगेशन है वो नेचुरल इरिगेशन मॉनसून क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण ही संभव हो पाता है। तो इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो कि फिजिकल फीचर्स जो हैं, जो भौतिक अवस्था है भारत की, वो लगभग निर्धारित सी करती है। निश्चित तौर पर जब तकनीकी विकास मानव प्रजाति कर लेता है तो इस प्रकार की जो फिजिकल गिवेंस हैं जो उसे मिला हुआ है ज्योग्राफी से, उसको वो पार कर कर भी, उसकी सीमाओं को लांघ कर भी हम कई चीजें कर पाते हैं। परंतु इसकी उपयोगिता या जो हम इतिहास की समझ बनाते हैं उसमें हम भूगोल को दरकिनार कर इतिहास समझने की अगर कोशिश करें तो भूल हमारी होगी, खास कर प्राचीन भारतीय संदर्भ में। तो प्राकृतिक स्वरूप का महत्व है। वैसे ही अगर आप हड़प्पा काल को देखें या हड़प्पा सभ्यता को देखें, कांस्ययुगीन सभ्यता को देखें, तो आपको वहां की जो सब्सिस्टेंस पैटर्न है, जो जीवन यापन का तरीका है, या जो सेटलमेंट पैटर्न है, कहाँ कौन से टाउन्स अवस्थित हैं, जो बसावट पद्धति है, उसमें भी आपको जो प्राकृतिक स्वरूप है भारतीय उपमहाद्वीप का उसका प्रभाव मिलेगा। वो नदियों के किनारे क्यों अवस्थित है इसके ऊपर अब इतिहासकारों में विवाद होता है कि हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहें या घग्गर हाकरा सभ्यता कहें या सरस्वती सभ्यता कहें। परंतु इन तीनों केसेस में आप देखेंगे कि नदियों के इर्द गिर्द हड़प्पन साइट्स की बात की गई है और एक कृषि प्रधान समाज जो प्रस्फुटित हुआ हड़प्पा के समय में, उसमें जो फिजिकल फीचर्स हैं, रेनफॉल है, वो लगभग सेमी एरिड कंडीशंस हैं। और सेमी एरिड कंडीशंस हैं, टेक्नोलॉजिकल जो फीचर्स हैं वो अभी उतने विकसित नहीं थे, जैसे लोहे का प्रयोग नहीं कर रहे थे, तो आयरन प्लॉशेयर का संभवतः प्रयोग नहीं हो रहा था हड़प्पा के खेती में।
और हड़प्पा सभ्यता के खेती में। और ये काफ़ी हद तक प्रभावित करता था कि जो खेती से जो संसाधन उपलब्ध हो पाए वो कितनी होगी। तो अगर हम यह मान लें कि वो काफ़ी ज़्यादा रही होगी और उसकी संभावना और भी थी, तो संभवतः यह गलत होगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ औसत वर्षा कम होती थी, 40 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल से ज़्यादा नहीं था संभवतः। और जो इरिगेशन टेक्निक्स थे वो प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो कहीं ना कहीं कृत्रिम तरीके से हमें इसके भी प्रमाण मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो फिजिकल फीचर्स है, जो क्लाइमेटिक फीचर्स है, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो एक तरह से लिमिट सेट करती थी कि इसके बियॉन्ड चीजें संभव नहीं थी। तो इसलिए भूगोल की समझ अति आवश्यक होती है। और अगर प्री हिस्ट्री की बात करें तब तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि और कोई हमारे पास स्रोत होते नहीं। उस समय लोग लिखने की परिपाटी लोगों में शुरू नहीं हुई थी, तो साहित्यिक स्रोत तो हमें प्री हिस्ट्री में मिलता नहीं है। और जो भी हमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं वो काफी कम होते हैं। और ऐसी अवस्था में आपको जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं किसी भी प्री हिस्टोरिक साइट की, मान लीजिए वहां पानी का स्रोत कहाँ है, और पानी अगर वो खेतीहर समाज नहीं रहा था तो एक बात है, लेकिन जिंदा रहने के लिए स्वीट वाटर का होना तो महत्वपूर्ण है ही। और उसका हमें अंदाजा लगाना होता है कि अगर कोई किसी साइट पर लंबी अवधि के लिए लोग रह रहे थे तो कहीं ना कहीं आसपास स्वीट वाटर का सोर्स, ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स रहा होगा। वैसे ही अगर जो वो उपकरण जिसका निर्माण कर रहे थे, जिसे हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, वो किस पदार्थ के बने हुए थे, अगर वो किसी विशेष किस्म की मिट्टी के बने थे या पत्थर के बने थे या लकड़ी के बने थे या हड्डियों के बने थे, तो वो आसपास उपलब्ध रहे होंगे। अगर वो उपलब्ध नहीं है फिर भी, अगर उस लोकेलिटी में वो उपलब्ध नहीं है फिर भी वहां है, तो निश्चित रूप से कोई वितरण का या कोई लेन देन का मसला रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई एक्सचेंज सिस्टम रहा होगा। वो एक्सचेंज सिस्टम की बारंबारता क्या रही होगी, क्या हम उसे व्यापार की संज्ञा दे सकते हैं? संभवतः नहीं दे सकते हैं प्री हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में। वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ था। अगर वैसा उसकी बारंबारता काफी ज्यादा लगती है तो क्या उसको फैसिलिटेट करने के लिए कोई क्वाइनेज सिस्टम था? तो वो भी नहीं था। तो ये सारी बातें एक मीनिंगफुल तरीके से तभी समझी जा सकती हैं जब उस साइट की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस उस समय की रही होंगी, वहाँ किस प्रकार के रिसोर्सेस, किस प्रकार के रिसोर्सेस वहाँ उपलब्ध हैं, उसका अंदाजा होना काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कई ऐसे साइट्स हैं जहाँ की जो इकोलॉजिकल कंडीशन है वो ऐसा प्रतीत होता है कि एक मेसोलिथिक कम्युनिटी के लिए या एक पैलियोलिथिक कम्युनिटी के लिए या एक नियोलिथिक कम्युनिटी के लिए काफी अनुकूल रहा होगा। तो इस तरीके से यह लगभग महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप किसी भी प्री हिस्टोरिक साइट की या ब्रोंज एज सिविलाइजेशन की भी बात हो या चैल्कोलिथिक ताम्रपाषाण संस्कृतियों की बात हो, तो वहां के भूगोल की समझ अच्छी रखें, क्योंकि वो काफी कुछ इतिहास के बारे में, इतिहास की संभावनाओं के बारे में और जो असंभव किस्म का की बातें रही होंगी उसका भी हमें एक अंदाजा लगाने में वो काफी सहायक सिद्ध होता है। दूसरा मसला है इतिहास में भूगोल का आना और क्षेत्रों का उदय होना।
यहां इसका तात्पर्य मेरा यह है, मैं यह नहीं कह रहा कि भूगोल बाद में आया और इतिहास पहले है। यहां इसका तात्पर्य कुछ अलग है। वो ये है कि अगर किसी भूखंड को आप एक अलग नाम से जानते हैं या उसकी एक अलग पहचान बनी हुई है, तो वो इतिहास के किसी कालखंड में हुई है। या किसी इलाके को, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई ये राजस्थानी इलाका है, या ये पठारी इलाका है, ये मैदानी इलाका है, ये तटवर्ती इलाका है, तो यहां तो सीधे तौर पर हम भूगोल की बात कर रहे हैं, उसके फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यह कुरुक्षेत्र है, यह मगध है, अब आज वो नॉमेनक्लेचर का यूज हो रहा हो या ना हो रहा हो, परंतु उस इलाके की अपनी पहचान है। अब जैसे आप कह सकते हैं कि ये मालवा इलाका है। अब मालवा नाम का कोई अलग राज्य भारत में है नहीं, लेकिन इसकी एक अलग पहचान है, यह मालवा इलाका है। या यह झारखंड इलाका है। एक समय था जब झारखंड एक अलग राज्य नहीं था, फिर भी इस इलाके का नाम था, और इतिहास में कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअलिटी इस इलाके की बनी थी। वो फिजिकल फीचर्स के कारण बनी हो, वो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण बनी हो, वो पॉलिटिकल कारण से बनी हो। मगध, इसके नाम का कोई अलग राज्य आज नहीं है, लेकिन मगध की एक पहचान है, राजनीतिक कारणों से रही। तो यहां तात्पर्य यही है कि इतिहास में कारण अनेक हो सकते हैं। वो भौगोलिक हो सकता है, वो राजनीतिक हो सकता है, वो आर्थिक हो सकता है, वो धार्मिक हो सकता है। परंतु अगर एक भूखंड को एक अलग पहचान मिलती है, तो वो पहचान इतिहास में कब पहली बार दर्ज हो रही है और कैसे वो निरंतरता आज तक बनी हुई है, इसकी समझ हमें होनी चाहिए। तो ये जो डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया कि उपमहाद्वीप का भूगोल, इसका आशय यही है कि एक समझ बनाने के लिए, प्राचीन भारतीय इतिहास की समझ बनाने के लिए हमें काफी जरूरी होगा कि इस उपमहाद्वीप के भूगोल के बारे में, इसके ज्योग्राफी के बारे में, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, इसकी इकोलॉजिकल रियलिटी के बारे में हमारी जानकारी ठोस हो। इसके अलावा अब अगले बिंदु पर आते हैं, और वो है सांस्कृतिक एकरूपता और क्षेत्र। जैसा मैंने आपको इसके पहले के बिंदु के ऊपर जो चर्चा हुई उसमें बताया कि एक क्षेत्र कहीं ना कहीं अपनी पहचान जब इतिहास में दर्ज करता है एक अलग क्षेत्र के तौर पर, तो उसमें कोई ना कोई सांस्कृतिक एकरूपता रही होगी। जैसे आज के युग में अगर आप कहते हैं कि ये हड़प्पा क्षेत्र है या ये हड़प्पा सभ्यता है, तो इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि एक बड़े भूभाग पर, जिसे हम हड़प्पा की चौहद्दी के तौर पर जानते हैं, जो कि कश्मीर से लेकर गुजरात, बल्कि महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके तक, और अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके तक फैला हुआ था। इस पूरे भूभाग में कहीं ना कहीं आपको मटेरियल या आर्टिस्टिक यूनिफॉर्मिटी मिलती है ब्रोंजेज काल में। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 या 1800 ईसा पूर्व तक हमें इस बड़े भूभाग पर कहीं ना कहीं सांस्कृतिक या भौतिक या उसके कोई दूसरे आयाम भी हो सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई एकरूपता मिलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसके अंदर विविधता नहीं थी, उसके अंदर विविधता थी, लेकिन जैसा हम सभी स्कूल टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते आए हैं कि जो ईंट का जो अनुपात था, ईंट के साइज का अनुपात था, वो पूरे क्षेत्र में समान दिखता है। वैसे ही पीपल के पत्ते का
एक फिगरेटिव तरीके से जो प्रयोग होता था वो इस पूरे क्षेत्र में व्याप्त था, या जो वेट और मेजर के यूनिट्स थे, जिससे हम लंबाई नापते हैं और जिससे हम किसी चीज का वजन तौलते हैं, उसके जो यूनिट्स थे वो भी इस पूरे इलाके में यूनिफॉर्म थे। नगरों का जो बनावट है उसमें भी एकरूपता काफी हद तक, उसमें विविधता भी है, लेकिन काफी हद तक एकरूपता भी हमें इस पूरे बड़े भूखंड पर मिलता है। तो कहीं ना कहीं यह सिद्ध करता है कि एक कोई व्यवस्था यूनिफॉर्म रही होगी जो इसे एकरूपता प्रदान कर रही है। इसके ऐतिहासिक कारण भी हैं और इसके राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार की समझ बना पाना काफी महत्वपूर्ण होता है अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप प्री हिस्ट्री में भी चले जाएं तो अगर मान लीजिए कि मोटे तौर पर ऐसी मान्यता है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भाग पर हमें नवपाषाण संस्कृतियों का प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि उत्तर पश्चिमी इलाका जहां की हड़प्पा अवस्थित था, वहां हमें मेहरगढ़ में 6000 ईसा पूर्व से ही नवपाषाण संस्कृतियों का प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बाकी इलाकों की बात करें तो लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास से हमें नवपाषाण संस्कृतियों का आवागमन बिल्कुल ऐतिहासिक तरीके से दर्ज दिखता है। यहां अगर आप देखें तो कई नवपाषाण संस्कृतियां में आप क्षेत्रीयता का पुट भी देख सकते हैं। जैसे जो ईस्टर्न नियोलिथिक है, जो पूर्वी इलाके के नियोलिथिक कल्चर्स हैं, वहां आपको यदा कदा चावल का प्रमाण मिल जाता है, चावल की खेती का प्रमाण मिल जाता है। और यह सांस्कृतिक निरंतरता आज तक बरकरार है। बंगाल, बिहार और जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, वहां आज भी चावल जो है वो स्टेपल डाइट है। तो वैसे ही अगर आप दक्षिण भारत के नियोलिथिक को देखें तो वहां एक बड़ी विशिष्ट सी परिपाटी आपको देखने को मिलती है कई साइट्स पर, सभी साइट्स पर नहीं परंतु कई साइट्स पर, जिसे हम ऐश माउंड साइट्स कहते हैं, जहां संभवतः मवेशियों के गोबर को जलाकर राख का एक बड़ा सा पिंड सा बना हुआ होता था और अक्सर हाँ यह जो लिविंग एरिया होता था उससे कुछ दूर होता था। अब यह परिपाटी, इस परिपाटी के पीछे आशय क्या रहा होगा उसके ऊपर इतिहासकार विवाद रखते हैं, परंतु दक्षिण भारत में ही इस प्रकार के प्रमाण हमें नवपाषाण संस्कृतियों से मिलते हैं। इस प्रकार की परिपाटी आपको उत्तर भारत में नहीं मिलती, या पूर्वी भारत में नहीं मिलती, या पश्चिमी या मध्य भारत में नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जो ईस्टर्न नियोलिथिक की एक सांस्कृतिक एक रूपता मोटे तौर पर आपको दिखती है, वैसे ही सदर्न नियोलिथिक की एक रूपता दिखती है। वैसे ही नदर्न नियोलिथिक में पीट ड्वेलिंग्स, जमीन के अंदर खोदकर और उसके ऊपर कुछ छार कर बना दिया जाता था और उस प्रकार लोग रहते थे। वैसे ही कई अन्य परिपाटियां हैं जो एक क्षेत्र में ज्यादा व्याप्त थी और दूसरे क्षेत्र में उस प्रकार के प्रमाण हमें नहीं मिलते। तो या पॉटरी ट्रेडिशन है, उसमें भी आप इस प्रकार की क्षेत्रीयता का पुट देख सकते हैं। तो एक लंबी अवधि में कैसे एक भूखंड एक अलग पहचान एक क्षेत्र के तौर पर बना लेता है, उसकी समझ हमें होनी चाहिए। वैसे ही इन क्षेत्रों के साथ साथ एक एक रूपता आपको इस पूरे उपमहाद्वीप का भी मिलता है। उसका जो पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन आप देख सकते हैं कई टेक्स्ट्स में, जैसे चक्रवर्ती शब्द का उल्लेख होता है, जम्बू द्वीप शब्द का उल्लेख है। दक्षिण भारत के राजा हैं और वो टाइटल लेने की कोशिश कर रहे हैं गंगई कोंड चोलापुरम, यानी गंगा से भी चोल को जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
मैं ये नहीं कह रहा कि ये यथार्थ में ऐसा होगा। चक्रवर्ती का मतलब वैसा राजा जिसकी यश कीर्ति और जिसका शासन इस पूरे जम्बूद्वीप पर फैला है। तो कहीं ना कहीं आइडिएशनल लेवल पर, वैचारिक स्तर पर आप इस पूरे भूभाग पर को एक राजनीतिक सिस्टम में लाना चाहते थे। वैसे ही अगर दक्षिण का भी कोई शासक है, वो भी गंगा से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वैसे ही तीर्थों का अगर आप लोकेशन देखें, पीठों का लोकेशन देखें, तो कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेटिव तरीके से एक सब कॉन्टिनेंटल विजन आपको दिखता है। वर्ण व्यवस्था में भी आप देखेंगे कि जहां जहां वर्ण व्यवस्था आपको मिलता है, चाहे आप उसके समर्थन में हो या विरोध में हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है ब्राह्मण्स का प्राचीन भारत में और वर्ण व्यवस्था जैसी आइडियोलॉजी का कहीं स्प्रेड हुआ, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि इस पूरे भूखंड को एक रूपता प्रदान करती हैं। इसके बाद जो मध्यपाषाण, नवपाषाण, गांव शहर वैसा मसला है, इसमें हमारा आशय यह है कि जब आप कोई मेसोलिथिक साइट्स देखें या नियोलिथिक साइट देखें तो उसे बिल्कुल अलग न समझें। संभव है, और इसके कई प्रमाण भी हैं पुरातात्विक उत्खनन में, जहां एक मध्यपाषाण की साइट में आपको नवपाषाण के पॉटरी मिल जाते। इसका मतलब यह नहीं है कि मध्यपाषाण के लोग नवपाषाण संस्कृति को समझ गए थे और वो उसी में रहने लगे। संभव है कि उनसे उनका आदान प्रदान हो रहा हो, और ऐसा नहीं है कि मध्यपाषाण संस्कृति के लोग अगर नवपाषाण, आसपास के नवपाषाण संस्कृति के लोग से अगर वो आदान प्रदान कर रहे हैं तो खुद ब खुद मध्यपाषाण संस्कृति का परिवर्तन नवपाषाण में हो जाएगा, ऐसा नहीं हो। आज भी हम देखते हैं गांव और शहर के बीच आदान प्रदान होता है। इसका मतलब यह नहीं होता कि हर एक गांव शहर बन जाए। इसके अलावा कुछ विवादित प्रश्न जो आज इतिहासकार इसके ऊपर चर्चा करते हैं, जैसे आर्य का प्रश्न है, या हड़प्पा, सिंधु घाटी, सरस्वती सभ्यता, इसमें नोमेनक्लेचर का प्रश्न है, या कॉन्टिन्यूटी वैदिक कल्चर के साथ जो बात होती है उसके, ये सब कुछ विवादित मसले हैं और इसके ऊपर इतिहासकार अपना अपना पक्ष रखते हैं। तो इन सभी चीजों की एक समझ हमें होनी चाहिए अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास को समझना चाहते हैं। तो आज के डिस्कशन में हम लोगों ने इन मुख्य बातों के ऊपर चर्चा की, और अगले डिस्कशन में हम लोग एक एक बिंदु को ज्यादा विस्तृत तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।